गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस मीन्स व्हाट। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में क्या रहेगा? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में हमें इस साल पढ़ना है कि अगर हम ड्रग्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं या फिर उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो भी हमारी प्रोसेस रहेगी मीन्स 1% टू अनदर पर्सन जब हमारा ड्रग ट्रांसफ़र होगा तो उस केस में उसका मिसयूज़ हो सकता है, कोई उसका अल्टरेशन कर सकता है या फिर कोई उसे एज ए पॉइजन या फिर एज ए सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए वो ले सकता है। तो वो जो भी ये रहेगा बेस वो ना होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में कुछ लॉज बनाएंगे। नहीं, वो लॉज क्या करेंगे? सेफ्टी रेगुलेशन करेंगे। मीन्स वो रूल्स अगर हम बनाएंगे तो वो रूल्स क्या करेंगे कि अगर रेगुलेशन हम कर रहे हैं मीन्स अगर हम कोई ड्रग्स बना रहे हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको कौन सा लाइसेंस लगेगा, अगर आप उसका रिटेल शॉप ओपन कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस लगेगा, अगर आप उसका होलसेलिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो भी लाइसेंस लगेगा वो सारे कौन प्रोवाइड करेगा? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। मीन्स उसके लिए जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपको जो भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है वो आप किसमें देखोगे? फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। अगर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस ना हो तो सिंपल वे में क्या होगा कि अगर हमारा ड्रग कहीं से मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी और तक जा रहा है तो उस कंडीशन में उसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर अगर हम कोई रूल्स बनाएंगे या फिर हम कहेंगे कि अगर इतने रूल्स अगर आपने इसका रूल अगर ब्रेक किया तो आपको कुछ इम्प्रिजनमेंट रहेगी, आपको कुछ पनिशमेंट रहेगी, तो उस कंडीशन में उसका मिसयूज होने के चांसेस बहुत कम है। इसलिए हम क्या करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे कि हमने लॉ कैसे फॉर्म किया या फिर नीड कैसे महसूस हुई कि हमें लॉ फॉर्म करना चाहिए। जब अब उसमें से पहला चैप्टर है हमारा फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। और फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया मीन्स व्हाट कि सबसे पहले जब 1811 से भी पहले हमारे यहाँ पर कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज नहीं थी। हमारे यहाँ पर सिर्फ जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन थी या फिर यूनानी ड्रग्स वगैरह थे वो ही चलते थे, लेकिन कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज नहीं थी। मीन्स हमारे पास कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं थी। तो हम क्या कर रहे थे उस कंडीशन में बाहर से मीन्स यूके, जर्मनी एंड फ्रांस से हम क्या कर रहे थे जो भी हमारे ड्रग्स रहेंगे वो हम क्या कर रहे थे इंपोर्ट कर रहे थे। जब हम ड्रग्स इंपोर्ट करेंगे तो देयर माइट भी चांसेस कि जो भी हम ड्रग्स इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी इंफीरियर क्वालिटी के आ सकते हैं या फिर उसका भी मिसयूज हो सकता है, क्योंकि वो लॉन्ग चेन रहेगी। इंपोर्ट दूसरे सिटी से दूसरे यहाँ से हो रहा है फिर हमारे तक आ रहा है, तो उस कंडीशन में मिसयूज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसलिए हमें फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया में क्या देखना है कि सबसे पहले हमें नीड कब लगी। ठीक है, मैं सबसे पहले अब लेजिस्लेशन इन इंडिया, लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या है कि लेजिस्लेशन का मीनिंग है इट इज अ मिक्स्ड लेजिस्लेशन विच ओवरलैपिंगली कवर्स बोथ सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। मीन्स ये एक ऐसा लेजिस्लेशन है जिसमें मिक्स है, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू? दो एस्पेक्ट्स मिक्स है, सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। मीन्स अगर आप किसी भी ड्रग को बना रहे हो तो उसके लिए आपको जो भी लॉ बनाने पड़ेंगे वो लॉ क्या कवर करेगा? आपका सोशल एस्पेक्ट कवर करेगा और आपका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट कवर करेगा। मीन्स अगर आपने रूल बना लिए तो उसे रेगुलेट करना पड़ेगा, उसे आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि इस ड्रग के लिए ये लॉ है, उस ड्रग के लिए ये लॉ, या फिर लाइसेंस के लिए अलग अलग लॉज रहेंगे। तो वो आप किस में पढ़ोगे? लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन्स व्हाट? क्या रहेगा शॉर्ट में? लेजिस्लेशन क्या है? मिक्स्ड फॉर्म है किसका? बोथ सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स का। ठीक है, देन उसके बाद पर्पस। अब हमने देख लिया कि लेजिस्लेशन मीन्स व्हाट। उसके बाद हमें क्या देखना है कि पर्पस क्या था हमारा लेजिस्लेशन फॉर्म करने का। अब हमने लेजिस्लेशन फॉर्म कर दिया, उसके बाद ये क्या करेगा? इट इंश्योर्स दैट पेशेंट रिसीव्स ड्रग ऑफ रिक्वायर्ड क्वालिटी टेस्टेड एंड इवैल्यूएटेड फॉर सेफ्टी एज वेल एज एफिकेसी फॉर देयर इंटेंडेड यूज। मीन्स अगर आप जो भी ड्रग हमने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, वो ड्रग अगर पेशेंट के पास जा रहा है तो पेशेंट को क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले हमारी रिकमेंडेशन क्या रहेगी कि हमने अगर कोई ड्रग बनाया तो किसके लिए बनाया है? पेशेंट के लिए बनाया है। तो उस पेशेंट के पास हमारा ड्रग कैसा जाना चाहिए? रिक्वायर्ड क्वालिटी में जाना चाहिए। उसे 100% प्योर ड्रग मिलना चाहिए। प्योर ड्रग मिलने के बाद उसे टेस्टेड ड्रग मिलना चाहिए, क्योंकि हम उसके ऊपर इवैल्यूएशन टेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो टेस्टेड ड्रग नहीं रहा तो उसके चांसेस मिसयूज होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। या फिर इवैल्यूएशन अगर टेस्ट हमने नहीं की तो उसके हार्डनेस में प्रॉब्लम आ सकता है, उसके डिजोल्यूशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो क्या करेगा? डायरेक्टली किस पे अटैक करेगा?
सेफ्टी पे, किसकी सेफ्टी, जो भी ह्यूमन बीइंग, जो भी पेशेंट उसे ले रहा है उसके लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेशन का पर्पस क्या रहेगा, वो क्या इंश्योर करेगा कि जो भी पेशेंट के पास जो भी ड्रग जा रहा है वो रिक्वायर्ड क्वालिटी में जाए, टेस्टेड ड्रग जाए, इवेल्युएटेड ड्रग जाए एंड वो किसके लिए जाए, सेफ्टी एज वेल एज एफिकेसी फॉर देयर इंटेंडेड यूज। मीन्स एक तो सेफ्टी के लिए और उसका अच्छा यूज होना चाहिए, एफिकेसी मीन्स उसका सिंपल यूज, अच्छा यूज होना चाहिए फॉर देयर इंटेंडेड यूज, मीन्स जो भी पर्सन उसे ले रहा है उसके लिए, ठीक है। देन उसके बाद अब रहेगा ओरिजिन, कि सबसे पहले हमें फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन फॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले ईयर देखो, यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स बनाए, ईयर, नेम ऑफ फाउंडर, नेम ऑफ शॉपी, मैन्युफैक्चरिंग ईयर स्टार्ट। मीन्स सबसे पहला ईयर है, किस ईयर में उन्होंने उस पाउडर ने बनाई कंपनी, देन उसके बाद कब शॉपी का नाम क्या था, देन मैन्युफैक्चरिंग, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले 1811 में मिस्टर बाथगेट ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी मीन्स जो भी अंग्रेज थे उनकी एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ से एक पर्सन आया था 1811 में। उन्होंने क्या किया, मिस्टर बाथगेट ने केमिस्ट शॉप ओपन की कलकत्ता में, स्मॉल केमिस्ट शॉप ओपन की कलकत्ता में। लेकिन केमिस्ट शॉप ओपन करने के बाद भी उसका मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट हुआ, 100 ईयर के बाद। देखो ये 1811 है और ये 1910 है, मीन्स उसे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए कितने साल लग गए, 100 ईयर्स। और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के बाद भी उन्होंने क्या मैन्युफैक्चर किया, ओनली टिंक्चर्स एंड स्पिरिट्स। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, 1821 में स्मिथ स्ट्रीट आए, उन्होंने क्या की, एपोथेकेरिक शॉप ओपन की और उसका मैन्युफैक्चरिंग कब स्टार्ट किया, 1918 में, ठीक है। देन वो भी एक 100 ईयर का स्पैन लग गया। उसके बाद 1901 में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय ने क्या किया, बंगाल केमिस्ट वर्क्स करके एक स्मॉल फैक्ट्री ओपन की, लेकिन उनका जो भी मैन्युफैक्चरिंग था वो उसी वक्त स्टार्ट हो गया था, ठीक है। देन 1903 में टीके गज्जर ने एक फैक्ट्री एट परेल ओपन किया, वहाँ पर भी जो भी उनका मैन्युफैक्चरिंग था वो वही स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमने मैन्युफैक्चरिंग ईयर कब स्टार्ट हुई ये नहीं लिखा है, ठीक है। लेकिन ये चारों कंपनी आने के बाद भी, इन चारों कंपनीज में आने के बाद भी क्या हुआ कि जो भी हमारी इंडियन पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी उनकी नीड्स थी, वो ये चारों कंपनियां पूरी कर नहीं पा रही थी, क्योंकि पब्लिक ज़्यादा है, इंडियन पब्लिक की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और ये 4 कंपनीज में उनका जो भी रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट था वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। इसलिए क्या हुआ कि उसके बाद वो तो नहीं हो रहा था, लेकिन हम क्या कर रहे थे, उसके लिए इम्पोर्ट कर रहे थे यूके, जर्मनी एंड फ्रांस से जो भी हमारे ड्रग्स रहते थे, मीन्स हम यहाँ पर भी बना रहे थे और यूके, जर्मनी एंड फ्रांस से भी हम ड्रग्स क्या कर रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे। लेकिन इन बिटवीन उसके क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी हमारी सिचुएशन थी वो ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, हमें जो भी ड्रग्स थे वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थे और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से क्या हुआ कि इंडिजिनस ड्रग्स की हमारी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो बहुत बढ़ी। इंडिजिनस ड्रग्स मीन्स क्या होगा, इंडिजिनस ड्रग्स मीन्स जो हमारे यहाँ पे बनता है वो ड्रग, इम्पोर्टेड ड्रग में जो हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उन्हें हम कहेंगे इंडिजिनस ड्रग्स। और जो भी यूके, फ्रांस से जो भी हमारे ड्रग्स आ रहे थे वो कैसे आ रहे थे, इंफीरियर क्वालिटी के ड्रग आ रहे थे। तो ऑब्वियस है कि अगर हम इंपोर्ट करने वाले अगर हमारे जो ड्रग्स है वो इंफीरियर क्वालिटी के आ रहे हैं तो हमें इंडिजिनस ड्रग्स की हमें इंडिजिनस ड्रग्स हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने की तब स्टेज आ गई थी। तो उसके लिए क्या हुआ, अब हमें महसूस हो गया कि चलो हमारे यहाँ पर अगर कुछ इंडस्ट्रीज फॉर्म हो रही है तो उसके लिए हमें फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके लिए क्या बनाई गई, ड्रग इंक्वायरी कमिटी। अब लेजिस्लेशन फॉर्म करना था तो उसके लिए ड्रग इंक्वायरी कमेटी फॉर्म करनी पड़ी। तो वो जो भी ड्रग इंक्वायरी कमेटी थी वो क्या कर रही थी, मीन्स अगर सपोज हमें एक कॉलेज स्टार्ट करना है, एक कॉलेज स्टार्ट करना है या फिर एक हॉस्पिटल स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी फॉर्म करेंगे। या वो क्या करेगी, वो कमेटी वो डिसाइड करेगी कि वहाँ पर कौन से वर्क्स होने चाहिए या फिर कैसे डिवाइडेशन होना चाहिए वर्क्स का, कौन क्या करेगा, कैसे ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज रहेंगे, वो सब कौन डिसाइड करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। तो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट क्या किया, ड्रग इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल आर.एन. चोपड़ा इन 1931। मीन्स आर.एन. चोपड़ा के अब चेयरमैनशिप के नीचे अंडर में उन्होंने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रग इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की। अब ड्रग इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की तो उसे कहा जाता है DEC कमेटी एंड चोपड़ा कमेटी ऑल्सो।
उसे DEC कमेटी करके भी पूछा जाता है और चोपड़ा कमेटी करके भी पूछा जाता है। देन अब DEC कमेटी फॉर्म हो गई, मीन्स हमने मेन हेड फॉर्म कर दिया। अब वो मेन हेड क्या कह रहा था कि आपके कुछ रिकमेंडेशंस होने चाहिए। उन्होंने कुछ बताया कि सपोज अगर हमने कुछ नया हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो हर एक उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का एक पर्सन आपको बताएगा कि नहीं ये यहाँ पे होना चाहिए, वो वहाँ पे होना चाहिए। तो वो सब कौन बताएगा? रिकमेंडेशंस DEC ने बताया। अब रिकमेंडेशंस DEC ने क्या बताया वो देखेंगे। सबसे पहले रिकमेंडेशन क्या दी? रिकमेंडेशन मीन्स उन्होंने बताया कि अगर आपको लेजिस्लेशन फॉर्म करना है, अगर आपको एफिशिएंट वर्किंग करनी है तो आपको कौन से पॉइंट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। क्या फॉर्म करना पड़ा? फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल एंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल। वो क्या करेगी? अब सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या करेगी? सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल मीन्स जैसे मुंबई में है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल मीन्स जैसे हमारे नागपुर में रहेगी। मीन्स अगर हमें रजिस्ट्रेशन करना है हमारे यहाँ के रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट का तो हम डायरेक्टली सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल के पास जाएंगे क्या? नो, हम क्या करेंगे? नाउअडेज वो फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड हो चुकी है, हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल में ही रजिस्टर्ड करेंगे। देन उसके बाद अब वो दो फार्मेसी काउंसिल्स क्या करेंगे? सबसे पहले विच विल लुक आफ्टर दी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ प्रोफेशनल्स। मीन जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए जो भी पर्सन्स रहेंगे उनका एजुकेशन क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए उन प्रोफेशनल्स के लिए। अब वो प्रिपेयर हो गया कि उनके लिए कौन सा एजुकेशन हो। जैसे हमने कहा कि आफ्टर 12th अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो सकते हैं आफ्टर 2 years के डिप्लोमा के बाद। अब उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड भी रहता है 3 months का। देन उसके बाद वो क्या करेगी? वो कमेटी और क्या करेगी कि मेंटेन रजिस्टर इंक्लूडिंग नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। और वो क्या करेगी? सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल और स्टेट फार्मेसी काउंसिल मेंटेन करेगी रजिस्टर किसके लिए? नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। मीन्स जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेगा आफ्टर 2 years कंप्लीशन ऑफ योर डिप्लोमा, आप क्या करोगे? आपका एक एनरोलमेंट होगा इस रजिस्टर में, उसे कहा जाएगा फर्स्ट रजिस्टर। ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड, क्रिएशन ऑफ ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इन सेंटर एंड ब्रांचेस इन ऑल दी स्टेट। मीन्स सब उसके बाद क्या बनाया उन्होंने? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। मीन्स जो भी ड्रग आएगा उसे कैसे कंट्रोल किया जाएगा, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वो किस में आएगा? ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में। कहाँ पर? सेंटर में। सबसे पहले सेंटर में बनेगी और फिर उसकी ब्रांचेस कहाँ रहेगी? इन ऑल दी स्टेट। ठीक है। देन उसके बाद थर्ड क्या होगा? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CDL। CDL मीन्स सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। उन्होंने क्या फॉर्म किया? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी मीन्स क्या रहेगा कि जहाँ पर आप अगर कोई नया मेडिसिन आ रहा है, कोई ड्रग आ रहा है, तो अगर उसके ऊपर कोई रिसर्च हो रहा है या फिर किसी ड्रग को अगर आपने सैंपल के लिए भेजा है कहीं पर अगर कुछ ये हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आप क्या DI क्या करता है? आपके रिटेल फार्मेसी में आकर वो क्या लेता है? सैंपल लेता है और किसे भेजता है? CDL को भेजता है। क्या करने के लिए? टेस्ट करने के लिए। वो एनालाइज करेंगे CDL कि ये जो भी ड्रग है ये जो भी ये हुआ था, मीन्स सपोज अगर कहीं मर्डर हो चुका है किसी पॉइजन की वजह से, अगर किसी फार्मासिस्ट ने सेल किया हो किसी पर्सन को पॉइजन और उसने एज ए मर्डर वेपन अगर उसे यूज़ किया हो, तो DI क्या करेगा? वो सैंपल लेगा और वो CDL को भेजेगा। CDL क्या करेगा? उसे चेक करेगा, टेस्ट करेगा और एनालाइज करेगा और आपको एक रिपोर्ट भेजेगा कि कोई जो भी ड्रग था या पॉइजन था वो उसमें इंक्लूडेड था या नहीं। ये रहेगा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का काम। अब सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का काम रहेगा तो उसमें ऑब्वियसली इतना बड़ा काम है तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको कॉम्पिटेंट स्टाफ चाहिए फॉर स्पीडी वर्किंग। कॉम्पिटेंट स्टाफ मीन्स वेल एजुकेटेड पर्सन चाहिए, एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए और आपको किसके लिए? स्पीडी वर्किंग ऑफ दिस सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। देन उसके बाद ये हो गया सब 3 पॉइंट सबसे बड़े। फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, स्टेट फार्मेसी काउंसिल which will look after the education and training of professionals and maintain the register for the name and addresses of the registered pharmacists. And then second, creation of drug control department. Third, establishment of central drug laboratory. And fourth, fifth and sixth और है